इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो नाम से पता लग रहा है ऐसी सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर? तो डेफिनेशन क्या है, द सरफेस या सरफेसेस एट विच potential is equal। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये ए बी सी डी कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी कि इसके इस पॉइंट पे यानी हर एक पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? मान लीजिए हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, d1 है। एक और सरफेस बनाते हैं हम। एक और सरफेस बना दी हमने, इसके भी हर एक पॉइंट पोटेंशियल क्या है, सेम है। मान लीजिए कितना है, v2 है। तो ये हो गया ABCD है APS1, और ये PQRS ये है EPS2। क्लियर? किसी एक EPS के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ओके, तो सरफेसेस एट विच पोटेंशियल इज इक्वल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? अब हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ EPS। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वर्क डन in moving a charge on an EPS is equal to 0। यानी किसी EPS पे अगर हम किसी चार्ज को मूव करते हैं तो उसे मूव करने का वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। इसका हम प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ, ये मान लीजिए कोई EPS है, ABCD कोई EPS है, यानी इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है। अब यहाँ P पे मान लीजिए चार्ज है Q0। क्लियर? इसे मुझे मूव करा के Q पॉइंट तक लेके जाना है। क्लियर? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, Q0 इंटू VQ माइनस VP। पढ़ा हमने, और हम बोल रहे हैं कि ये क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस है, EPS है। इट मीन्स VP इज इक्वल टू VQ। क्लियर? इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, W इज इक्वल टू Q0 VP माइनस VP। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क डन कितना आ गया, 0। तो सर ने प्रूव कर दिया कि वर्क डन मूविंग ए चार्ज ऑन एन EPS इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है कि नो टू EPS कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो EPS आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, देखिए अगर ये मान लीजिए कोई EPS1 है और ये EPS2 है। क्लियर? ये EPS1 है और ये EPS2 है। इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए कितना है, V1 है। इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए कितना है, V2 है। क्लियर? तो ये दोनों P पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है मान लीजिए। अगर इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब क्या है कि इस P पॉइंट पे दो पोटेंशियल है, एक तो V1 और V2 है। अब किसी एक पॉइंट का दो पोटेंशियल होना पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो कभी भी दो PS आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो उसमें हम रीजन लिखेंगे। रीजन क्या लिखेंगे, इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P then at the point of intersection two potential are possible, V1 and V2। clear? which is not possible, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। किसी भी एक पॉइंट पे दो अलग अलग पोटेंशियल होना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? इसीलिए कभी दो EPS आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 2। हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3।
प्रॉपर्टी नंबर 3, EPS and ELF, electric field lines are perpendicular to each other, एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्लियर? इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। हमने पढ़ा है E डॉट डी आर इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी। हमने रिलेशन पढ़ा था पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, ई डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू डीवी। अब ईपीएस की बात कर रहे हैं, फॉर ईपीएस पोटेंशियल डिफरेंस डीवी कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो ई डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो ई डी आर कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, इट मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू 0 कितने एंगल पे होती है, 90 डिग्री पे। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। क्लियर? इट मीन्स ईपीएस और ईपीएस में आपस में क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो ये 3 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, जो हमें ध्यान में रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईपीएस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईपीएस, ईपीएस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो फर्स्ट देखिए, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और प्लस क्यू चार्ज कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। ओके, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज। ओके, तो देखिए ये मान लीजिए कोई प्लस क्यू चार्ज है, हमें पता है प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इससे किसी डिस्टेंस आर पीछे जाएंगे, यहाँ भी आर डिस्टेंस पीछे जाएंगे, यहाँ भी आर डिस्टेंस पीछे जाएंगे, और यहाँ भी आर डिस्टेंस पीछे जाएंगे। इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, क्या बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे। ओके, तो उसके इस सर्कल के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि सबके डिस्टेंस चार्ज से क्या इक्वल है, और हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाय आर। पॉजिटिव चार्ज से पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय आर। ओके, तो हम देखते हैं अगर डिस्टेंस इक्वल होती है तो पोटेंशियल भी क्या है, इक्वल है। यहाँ हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो ये किस सरफेस हुई, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, और चार्ज भी क्या है, इक्वल है। तो ये बन गई हमारी ईपीएस 1। एक और बना सकते हैं, इससे थोड़ा और पिक्चर ले जाइए, एक और सर्कल बना दीजिए। क्लियर? ऐसे हम खूब सारे सर्कल बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये सभी सर्कल्स क्या कहलाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, क्योंकि इनका सेंटर क्या है, कॉमन है। क्लियर? इसका पोटेंशियल अगर मैं V1 बोल रहा हूँ, इसका मैं बोल रहा हूँ V2, और एक और बना देते हैं हम PS3, इसका पोटेंशियल मान लीजिए कितना है, V3। तो V1 V2 V3 में रिलेशन क्या होगा, देखिए यहाँ अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ओके, तो डिस्टेंस ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा किसका है, 3 का है, तो इसका पोटेंशियल सबसे कम होगा, और क्योंकि इसका डिस्टेंस सबसे कम है तो इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑर्डर क्या होगा पोटेंशियल का, V1 सबसे, सॉरी V3 सबसे कम, उसके बाद V2, और सबसे ज़्यादा V1। क्लियर? तो ये आ गया पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। ओके, माइनस क्यू चार्ज कैसे चार्ज है, पॉइंट चार्ज, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, अंदर की तरफ आएंगी। हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड होती है। क्लियर? तो यहाँ से सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, अंदर की तरफ आएंगी। यहाँ भी ईपीएस कैसे बनेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्लियर? यानी इस
इस ईपीएस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, कितना है, V1 है। इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, V2 है। और इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, V3 है। क्लियर। हमने पढ़ा है कि नेगेटिव चार्ज से पोटेंशियल कितना होता है, माइनस के क्यू बाय आर। ओके, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ माइनस साइन आना आगे, इसका मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल भी बढ़ेगा। अगर डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ V1 V2 V3 में क्या रिलेशन होगा, क्योंकि V1 सबसे क्या है, कम डिस्टेंस है, तो इसका पोटेंशियल सबसे कम, देन V2 एंड देन लास्ट में V3। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके आगे क्या लग रहा है, माइनस साइन लग रहा है। क्लियर। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, कम होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ईपीएस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल से ईपीएस हम कैसे बनाएंगे, देखिए डाइपोल बनाना आता है हमको, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, बीच में डिस्टेंस कितना आता है, 2l होता है, ये डाइपोल का मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितना है, l, ये भी कितना है, l। ओके, तो O इसका मिड पॉइंट है। तो हमने पढ़ा है कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके हर एक पॉइंट पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। यानी यहाँ भी पोटेंशियल 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। तो ये कैसा सरफेस है, ईपीएस, पोटेंशियल कितना है हर एक पॉइंट का, 0। ओके, तो ये बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है हमें पता है, पैरेलल लाइंस सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस। तो ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अब इसमें मुझे ईपीएस बनानी है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो मुझे प्रॉपर्टी पता है, थर्ड प्रॉपर्टी, कि ईपीएस और ईएलएफ आपस में क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो मैं लाइंस भी ड्रॉ कर सकता हूँ, सरफेस भी बना सकता हूँ। ओके, तो ये जो रेड वाली सरफेस दिख रही है मुझे, ये क्या है, ईपीएस 1, ये वाली क्या है, ईपीएस 2, और ये क्या है, ईपीएस 3। ये तीन अलग अलग ईपीएस है। इसका पोटेंशियल मान लीजिए कितना है, V1 है, इसका कितना है, V2 है, और इसका कितना है, V3 है। क्लियर। तो V1 V2 V3 का ऑर्डर क्या होगा, हमें पता है ELF स्टार्ट फ्रॉम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। तो V1 का सब पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, देन V2 एंड लास्ट में V3। ओके, तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन हमने देखे ईपीएस ड्रॉ करने के। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। यहाँ हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कंडक्टर की। तो पहली प्रॉपर्टी है, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। ओके, चाहे वो चार्ज हो या अनचार्ज हो। देखिए कैसे, ये मान लीजिए कोई एक कंडक्टर, इसको हमने क्यू चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज, और ये इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस पे। इनसाइड इसके चार्ज कितना होगा, इनसाइड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। क्लियर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी इक्वल टू 0 होगा। ओके, ये सारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसकी आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा।
क्लियर? अब देखिए, ये तो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है हमारा 0 है। अगर इसे हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। क्यों हुआ समझते हैं। देखिए पहले इस केस का समझ लेते हैं कि इस पे का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों आ रहा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता, ओके, अगर मान लीजिए इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इसके अंदर क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगता, फोर्स लगता, ओके। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होता तो अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस पर फोर्स लगता, फोर्स का लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि नेगेटिव चार्ज है, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। पर हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी चार्ज किस पर रहेगा, रेस्ट पर रहेगा, ओके। तो अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी स्टैटिक कंडीशन जो है वो या वैलिड नहीं रहती, ओके। इसीलिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे, 0 है। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए अब अगर इसी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, बाहर से हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो अंदर क्या होता है, यहाँ पे इसके जो चार्जेस है वो सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ कौन सा चार्ज आता है, यहाँ आता नेगेटिव चार्ज, ओके, और यहाँ आता पॉजिटिव चार्ज। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि चार्ज क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ गया। तो इसके अंदर भी क्या होगा, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्लियर, ये क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और ऑलरेडी हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होगा वो हम देखेंगे ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड है माइनस ई इंड्यूस्ड, ये कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम ये देखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ओके। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया और ये बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो गया, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो गया। तो इनसाइड द कंडक्टर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन के अपोजिट है, हम दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर कितना आएगा, 0। क्लियर। तो चाहे कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हो या ना रखा हो, दोनों केस में कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमेशा 0 होगा, ओके। तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 1। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, electric field lines are always perpendicular to the surface of the conductor। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ओके। इसका प्रूफ भी हम देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सरफेस है कंडक्टर की, कंडक्टर मान लीजिए चार्ज है, कैसे चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, ओके। हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए परपेंडिकुलर नहीं है, इंक्लाइंड है, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसके हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा, ओके। क्योंकि कंडक्टर पे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई कॉस थीटा अगर नॉन जीरो है तो क्या होगा, ये ई कॉस थीटा के कारण क्या होगा, इसके सरफेस पे जो चार्ज है
उनके ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ा F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E। ओके, तो ये जो सरफेस पे चार्जेस हो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अगेन हमारा कंडक्टर जो है स्टैटिक कंडीशन में नहीं रह पाएगा, पर हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब चार्ज पर रहना चाहिए, रेस्ट पर रहना चाहिए। क्लियर? तो हमने क्या किया, प्रूव कर दिया कि ई कॉस थीटा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, तो ई कॉस थीटा अगर 0 हो गया तो सिर्फ एक कंपोनेंट बचा, कौन सा, ई साइन थीटा, जो कि सरफेस से क्या परपेंडिकुलर है। तो इससे प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? तो ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 2। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के इनसाइड we cannot have excess charge. Okay, the interior of the conductor we cannot have excess charge under static condition. किस कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में। क्लियर? यानी सारा सर्फेस, सारा चार्ज का होगा एक्सेस चार्ज कंडक्टर की आउटर सरफेस पे होगा। क्लियर है? तो मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इसके अंदर हमने एक कैविटी बना दी। कैविटी मतलब यहाँ पे कोई भी मास नहीं है, एक होल बना दिया मान लीजिए, तो इसे हम कहते हैं कैविटी। ओके, तो जो भी हम इसको बाहर से चार्ज देंगे, क्यू चार्ज मान लीजिए, तो कहाँ पे रिसाइड करेगा, इसकी आउटर सरफेस पे। कैविटी के आउटर सरफेस पे भी लाइन नहीं करेगा, कहाँ करेगा, कंडक्टर के आउटर सरफेस पे। ओके, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम मान रहे हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज है, हम क्या करते हैं, इस कंडक्टर के अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो ये मान लीजिए क्या है, गॉसियन सरफेस है। ओके, तो इस क्लोज सरफेस पे हम क्या बना सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं गॉस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, q इनक्लोज क्या है, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। ओके, और हम जानते हैं हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 0 होता है। यानी ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो 0 इज इक्वल टू कितना है, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इट मींस क्यू इनक्लोज कितना आ गया, 0। ओके, यानी गॉसियन सर्विस के अंदर चार्ज कितना है, 0 प्रूव हो गया। ओके, यानी इसके आउटर सर्विस में कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो चार्ज गया कहाँ, चार्ज सारा कहाँ गया, आउटर सरफेस पे आ गया। ओके, तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि अगर किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देंगे तो जो एक्सेस चार्ज है कहाँ रिसाइड करेगा, इस आउटर सरफेस पे लाई करेगा। इनसाइड चार्ज कितना होगा, 0 होगा। अगर आप कैविटी बना देंगे तो कैविटी के आउटर सरफेस पे भी चार्ज कितना होगा, 0 होगा। सारा चार्ज कहाँ लाई करेगा, कंडक्टर की आउटर सरफेस पे। ओके, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। ये कितना होता है, ये होता है E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहाँ सिग्मा क्या है,
सिग्मा होता है लोकल चार्ज डेंसिटी। हमने चार्ज डेंसिटी पढ़ा है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं लोकल चार्ज डेंसिटी। ओके, देखिए सिग्मा हमने चार्ज डेंसिटी पढ़ा था कब, जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था। ओके, अब हम मान रहे हैं कि हमारा कंडक्टर कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। वह हम बॉडी कैसे एज्यूम करते थे, सिमेट्रिकल एज्यूम करते थे, यानी चार्ज कैसा होता था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर। तो यहाँ पे कैसा है, हमारा कंडक्टर सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल बॉडी है। तो उस केस में किसी छोटे से एरिया की जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कितनी, सिग्मा। उसे हम कहते हैं लोकल चार्ज डेंसिटी। ओके, यानी अगर मैं इस छोटे सरफेस की बात करूं, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 1 है। ओके, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा जस्ट आउटसाइड द सरफेस वो कितना होगा, सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसको लिख रहा हूं मैं E1। अगर यहाँ की लोकल चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 2, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और कितना होगा, E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए प्रूफ देखिए इसका, मान लीजिए हमारे पास में कंडक्टर है, कैसे कंडक्टर है, अनसिमेट्रिकल है। ओके, तो हमें प्रूव करना है कि इस कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। ओके, तो इसके जस्ट आउटसाइड मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, और इसकी लोकल चार्ज डेंसिटी कितनी, मान लीजिए सिग्मा है। तो हम क्या करेंगे, गॉस लॉ का अप्लाई करके इसको प्रूव करेंगे। तो उसका प्रूव देखते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ पॉइंट। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस स्मॉल सरफेस एरिया को के चार्ज को क्या कर रहे हैं, इनक्लोज कर रहे हैं। ओके, आधा कंडक्टर के अंदर कर रहा है, आधा कंडक्टर के बाहर कर रहा है। ओके, तो हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दी है। ये स्मॉल सरफेस एरिया मान लीजिए कितना है, डी है, तो ये भी कितना है, डी है, और नीचे वाला भी कितना है, डी है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का निकल रही है सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड्स। ठीक है, अब इस पे गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉस लॉ का एक्सप्रेशन क्या है, क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे तीन सरफेसेस है, इसको बोल रहा हूँ मैं S, इसको बोल रहा हूँ मैं S1, इसको बोल रहा हूँ मैं S2, और इसको बोल रहा हूँ मैं S3। ओके, तो यहाँ मुझे जो फ्लक्स मिलेगा इसे हम लोग बोलते हैं टोटल फ्लक्स, फाइनेट, उसको हम फाइनेट लिख लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो S1 से मिलेगा, S2 से मिलेगा, S2 से S3 से मिलेगा, तो फाइव S1 प्लस 5S2 प्लस 5S3, तीनों को हम फ्लक्स कर देंगे, ऐड कर देंगे, दिस इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो सरफेस S1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाहर की तरफ है, इसका एरिवेटर भी क्या है, बाहर की तरफ है, तो एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो EDA cos 0 डिग्री आ गया, प्लस इस S2 सरफेस से कितना होगा, देखिए ये जो S2 सरफेस है कैसा, सिलेंड्रिकल है, इससे एरिवेटर का है बाहर की तरफ है, DA वेक्टर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, बाहर की तरफ है ऐसे, और एरिया वेक्टर इस तरफ है, तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे EDA cos 90 डिग्री प्लस थर्ड सरफेस S3, ये S3 का कंडक्टर के अंदर है। ओके, और हमें पता है कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है, तो ये पार्ट तो कितना हो गया, 0, दिस इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी 0, ये भी 0, बचा सिर्फ ये वाला,
तो ई डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए इसको, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ई डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये जो डी ए सरफेस है कौन सरफेस है, S1 का सरफेस है। कैसा पार्ट है, सर्कुलर दिया हमने। ओके, अब मुझे चाहिए इनक्लोज चार्ज। इनक्लोज चार्ज कितना आएगा, क्योंकि लोकल चार्ज डेंसिटी कितनी है यहाँ पे, सिग्मा है। तो यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, सिग्मा है। यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, सिग्मा है। तो डी ए पे कितना हुआ, सिग्मा इंटू डी ए। तो लिखेंगे ई डी ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी ए से डी ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमने प्रूव कर दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, वेयर सिग्मा इज द लोकल चार्ज डेंसिटी। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4। क्लियर। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, द पोटेंशियल is constant throughout the surface or volume of the conductor। कंडक्टर की पूरी सरफेस पे या वॉल्यूम पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है। ओके, कंडक्टर के पूरे सरफेस पे या पूरे वॉल्यूम पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। हमने पढ़ा है ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी। ओके, ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है। और हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, हमने पढ़ा है कि सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, डी आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ई डी आर कॉस 90 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, डी वी आ गया। कॉस 90 कितना है, 0 है। तो डी वी इक्वल टू कितना आ गया, 0। ओके, और डी वी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर या थ्रू आउट द सरफेस और वॉल्यूम। क्लियर। तो इस सब ने प्रूव कर दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम जानते हैं कि सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, इसीलिए एंगल कितना बना यहाँ पे, 90 डिग्री बना। किसके इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के इसमें। तो डी वी कितना प्रूव हो गया, 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब पूरी सरफेस पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर की। ओके, एक और टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग मतलब प्रोटेक्ट करना। ओके, तो किसी भी बॉडी को हमें क्या करना है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है। तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई कंडक्टर है उसको हम बाहर से चार्ज देते हैं, तो ये चार्ज इसकी आउटर सरफेस पर लाई करता है। कैविटी के आउटर सरफेस पे कितना होता है, कोई भी चार्ज यहाँ पे लाई नहीं करता है। सारा चार्ज क्या करता है, कंडक्टर के आउटर सरफेस पर लाई करता है। इसी को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के अंदर। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की डेफिनेशन क्या है, द फिनोमेना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, यानी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। ओके, तो हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है, तो हम क्या कर देंगे, उसको किसी हॉलो कंडक्टर के अंदर
डाल देंगे। तो ये क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, मुझे इस बॉडी को क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, इसको एक हॉलो हॉलो कंडक्टर के अंदर क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया। ओके, तो ये बॉडी क्या हो गई, इस आउटर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो गई, प्रोटेक्ट हो गई। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर। यानी इस बॉडी को हमें क्या करना था, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना था। तो हमने क्या किया, इसको इस हॉलो कंडक्टर के अंदर क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया। ओके, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। अगर मान लीजिए लाइटनिंग हो रही है और आप कार के अंदर बैठे हैं, तो आपको क्या करना है कि भाग के पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना है, आपको कार के अंदर ही बैठा रहना है। क्यों, तो ये कार किसकी बनी है, आपकी मेटल सर्फेस है। ओके, तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर नहीं कर सकते, हम जानते हैं। ओके, तो वहाँ भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो रही है। वो मेटल सर्फेस आपको क्या कर रही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट कर रही है। क्लियर। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। सुनना